नमस्ते भाई लोग। और बताओ कैसे हो आप सब लोग। सब बढ़िया। हष्ट पुष्ट। हाँ तो बेटा आज से हम अपना नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी जानकारी आपको पहले ही मिल गई होगी। ठीक है बेटा। चलो फिर बिना देर किए स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ आज से हम क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा। हाँ हाँ रियल्स नंबर्स वास्तविक संख्याएं। हाँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे राउडी क्लासेस पे ये पेज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ वास्तविक संख्या है। किससे कहते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है ये वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम जानेंगे ये संख्याएं क्या होती है। कौन बताएगा मेरे को संख्याएं क्या होती है कितने प्रकार की होती है ये संख्याएं। हाँ, आप देखते हो जो नंबर्स होते हैं ये टू टाइप के होते हैं रियल्स नंबर्स और काल्पनिक नंबर्स। रियल्स नंबर्स और काल्पनिक नंबर्स मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं। रियल्स नंबर्स क्या होते हैं जो मतलब हकीकत में रियल्स में होते हैं रियल्स लाइफ में होते हैं उसे हम रियल्स नंबर कहते हैं। इमेजरी मतलब जो कल्पना के अंदर होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं काल्पनिक नंबर्स। अब देखो जब रियल्स नंबर है अगर कोई वास्तव में कोई नंबर है तो इसे हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं इसको निरूपित नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और जो इमेजरी नंबर है जो कल्पना के अंदर है कल्पना के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो हकीकत में थोड़ी ना होती है। इसको हम संख्या रेखा पर क्या नहीं कर सकते इसको निरूपित नहीं कर सकते विच कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है बेटा। संख्या रेखा तो आपने जानती होगी ये संख्या रेखा है। इस पे आप जिस नंबर को आप संख्या रेखा पे आप जिस जिस नंबर को आप निरूपित कर सकते हो उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और ये काल्पनिक नंबर है इमेजरी नंबर है इसको आप संख्या रेखा पर क्या नहीं कर सकते निरूपित नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं मैंने अपने कल्पना के अंदर ही मान लिया ये नंबर है 73। क्या आप इसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते नहीं कर सकते। मैंने कल्पना के अंदर मान लिया में ऐसा कोई नंबर है लेकिन होता नहीं है तो इसको आप संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते। इसलिए ये कौन से नंबर हो गए काल्पनिक नंबर चाहिए। ठीक है मैडम। हाँ जैसे मान लेते हैं आपने देखा होगा अगर स्क्वायर रूट वर्गमूल के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो क्या हो जाता है ये क्या हो जाता है ये अगर स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है माइनस आ जाता है तो क्या हो जाता है ये काल्पनिक नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है ये काल्पनिक नंबर हो जाता है। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया तो हम इसको क्या बोल देते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आना इम्पॉसिबल है हमने इसको जबरदस्ती लिख दिया। तो ये कौन सी चीज है काल्पनिक संख्या है। अब देखो बेटा। हाँ इसके बाद में देखो बेटा एक संख्या और होती है जिसको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। नाम सुना है कि कभी सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। हाँ देखो देखो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या ये होती है रियल नंबर प्लस इमेजरी नंबर। हाँ जब हम रियल नंबर्स और इमेजरी नंबर का हम सम करते हैं कौन सी संख्या आती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सी संख्या सम्मिश्र संख्या कौन सी संख्या सम्मिश्र कौन सी संख्या आ जाती है आपके पास सम्मिश्र संख्या आ जाती है। हाँ रियल नंबर सिंपली वास्तविक संख्या उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे देखो देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या जैसे मैंने 8 लिख दिया कौन सी संख्या होती है वास्तविक संख्या रियल नंबर इसको आप नंबर की लाइन पे डिनोट कर सकते हो। जैसे काल्पनिक संख्या कौन सी संख्या है काल्पनिक संख्या मान लेते हैं कौन सी अभी स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया माइनस आ गया। ये कौन सी संख्या होगी माइनस में काल्पनिक संख्या होगी। तो इन दोनों का सम क्या कहलाएगा हमारे पास सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। जैसे देखो देखिए बेटा एक और बात है। हाँ आप 11 12 में पढ़ोगे आयोटा स्क्वायर का मान होता है माइनस का कितना होता है
का स्क्वायर का मान होता है माइनस का एक। अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे इधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। क्या लगेगा बेटा, स्क्वायर रूट लगेगा। आयोटा का मान कितना होता है, अंडर रूट माइनस का एक। देखो देखो बेटा, ये तरीका आप यहाँ पे लगाओ। हाँ, फाइव प्लस, क्या मैं 7 को तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ, 7 गुना 1। 7 के मल्टीप्लाई में हम 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसके साथ हैं माइनस का 1। और अभी अभी मैंने बताया आपको, इस माइनस 1 स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, इस माइनस 1 और स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं, हम आयोटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, आयोटा। तो इसलिए क्या हो गया, 5 प्लस 7 आयोटा। तो ऐसी संख्या जो आयोटा के रूप में होती है, तो ये तो होगी रियल नंबर और ये होगी काल्पनिक नंबर। तो इस इन दोनों संख्याओं का सम क्या कहलाएगा, समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा, कहीं पे भी मिलता है आपको वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग, ये भी मिल सकता है आपके पास। और कौन सा मिल सकता है, ये भी चीजें, और इस रूप में भी आपको ये दिखाई दे सकती है समिश्र। तो जहाँ पे भी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग होता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, समिश्र संख्या। ठीक है। हाँ बेटा, जैसे देखो देखिए इसमें, हाँ हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, तो हम काल्पनिक संख्या तो नहीं पढ़ेंगे, ये तो कल्पना के अंदर होती है। जो कल्पना के अंदर होती है उसकी कोई टीचिंग थोड़ी ना होती है। हाँ, तो हम क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, इनके बारे में कोई बताएगा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। चलो बेटा देखो आगे। हाँ, वास्तविक संख्या। हाँ, वास्तविक संख्या देखो, आप देखो कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, परिमेय और एक अपरिमेय संख्या। मतलब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आपने देखा होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते। इसको तो हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, और इसको हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते। हाँ, जहाँ p और q क्या होता है, पूर्णांक संख्या होती है। जहाँ p और q क्या होता है, पूर्णांक संख्या, मतलब इंटीजर नंबर होते हैं। और बेटा परिमेय संख्या को आपने देखा है, इसको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पे ये p और q आता है, ये कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर नंबर होते हैं। ठीक है बेटा। हाँ, और ये इसको हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते, इसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब मेरे को बताओ बेटा, हमने खूब पढ़ा होगा परिमेय के बारे में। चलो आप मेरे को एक बार बताओ, हाँ इसने कौन सा मान काम कर दिया जिसे आप इसको p अपॉन q के रूप में लिख सकते हो, और इसने कौन सा पाप कर दिया इस बेचारे ने, जिसे आप p अपॉन q के, बताइएगा मेरे को। हाँ, और इस महात्मा ने कौन सा महान काम कर दिया जिसे आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हो, और इस बेचारे ने कौन सा पाप कर दिया जिसे आप p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते। हाँ, ऐसा तो नहीं है ये बेचारा सिंगल आदमी है इसलिए इसकी इज्जत नहीं है, हाँ, या फिर इसकी शादी में और की, बताओ बताओ, क्यों नहीं ले सकते इसको p अपॉन q के रूप में। चलो पहले तो एक बार बताओ, अपरिमेय संख्या तो आपने देखी होगी, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। तो आपने देखा है, इनको आपने 9th क्लास में इसको आपने संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया चैप्टर फर्स्ट में। ठीक है बेटा, ये होती है अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कौन सी होती है, 1/3, 2/5, ऐसी कोई संख्या, 0.7, ऐसी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या है, इसको आप क्या कर सकते हो, p अपॉन q के रूप में लिख सकते हो। हाँ, जाहिर सी बात है, ये वास्तविक संख्या के 2 पार्ट है। जब हम वास्तविक संख्या को नंबर लाइन, संख्या रेखा, जब हम वास्तविक संख्या को नंबर लाइन, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ये इसी की तो सदस्य है। तो हम परिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, और अपरिमेय संख्या को भी आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो। परिमेय संख्या को आपने 8th क्लास में खूब आपने संख्या रेखा पर ऐसी चीजों को आपने संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया होगा, और 9th क्लास में आपने ऐसी संख्याओं को प्रदर्शित किया होगा संख्या रेखा पर।
तो बेटा मेरा एक ही सवाल था, इसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में क्यों लिख सकते हैं, इसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में क्यों नहीं लिख सकते। हाँ देखो देखिए बेटा, इस बात को जानने के लिए हम पढ़ेंगे पहले दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर्स। तो बताएगा दशमलव संख्या कितनी प्रकार की होती है, क्या होती है ये, कल बता आगे देखो देखिए। हाँ हाँ, दशमलव संख्या कितनी प्रकार की होती है, 3 टाइप्स होते हैं इसके, शांत दशमलव, अशांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। देखो देखो बेटा, शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव क्या होता है, जो थोड़ी दूर चलते क्या होता है, रुक जाता है, शांत हो जाता है। हाँ जैसे मैंने लिखा है ये, रुक गया, ये लिख दिया, थोड़ी दूर चला और क्या हो गया, रुक गया, जैसे मैंने ये को लिख दिया। ये इसका रुकना फिक्स है, थोड़ी दूर चलेगा और क्या हो जाता है, रुकेगा, चाहे कितनी दूर चले लेकिन रुकेगा जरूर, शांत जरूर होगा, इसलिए ये कैसा दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है बेटा, और अशांत, अशांत का मतलब कभी रुकेगा नहीं, ये क्या होगा, कभी रुकेगा नहीं। आवर्ती का मतलब क्या हो गया, देखो देखिए बेटा, ये क्या है, रिपीटिंग मतलब रिपीट होगा, ये रिपीट होगा। जैसे देखो देखिए, आप मेरे को एक बात बताओ, आपने कभी 1 में 3 का डिवाइड दिया है, 1 में 3 का डिवाइड आपने देखा है कितनी संख्या आती है, 3 3 3 3 ऐसे जाता है, अनंत तक जाता है, कभी रुकता है क्या, ये नहीं रुकता, इसलिए ये कौन सा दशमलव है, आसान। लेकिन ये देखो बेटा, 3 का सर्कल बार बार आ रहा है, ये 3 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इस 3 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, ज्यादा ही नाटक करना था, इसलिए हमने 3 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ठीक है बेटा, हाँ यहाँ से समझ में आएंगे, ये 3 के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब ये 3 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, ये 3 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। अब देखो बार हटाने का तरीका ये होता है, अगर जितने डिजिट के ऊपर बार हो, जितने डिजिट के ऊपर, जितने अंक के ऊपर बार हो, उतने क्या लगा दो आप, 9 लगा दो, उतने क्या लगा दो आप, 9 लगा दो। अब बेटा इसको काटोगे, रेशनलाइजेशन करो, 3 से हो रहा है, ऊपर नीचे कट रहा है ना 3 से, आप देख रहे हो, वापिस वही संख्या आएगी, वापिस वही संख्या आएगी, आगे ना बेटा। अब देखो देखिए आप, जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 0.66262 आप देख रहे हो ये चीज क्या आ रही है, बार बार। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, लेकिन ये क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। देखो ये 6262626262 आ रहा है, बार बार आ रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, नहीं तो इसके ऊपर कौन सा डिजिट बार बार आ रहा है, आप देख रहे हो 6262 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, 62 और 62 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगा दिया, हमने क्या लगा दिया, इसके ऊपर बार लगा दिया। अब बार को हटाने का मैंने तरीका बताया आपको, जितने डिजिट, जितने अंक के ऊपर बार हो, उतने क्या लगा दो आप, 9 लगा दो। क्या लगा दो आप, 9 लगा दो। ठीक है बेटा, ऐसा दशमलव जिसका दशमलव प्रसार कैसा हो, अशांत हो, लेकिन वो रिपीट हो, उसको हम बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। हाँ बेटा, अगला यहाँ पे क्या है, अशांत अनावर्ती, मतलब जो कभी रिपीट भी ना हो, जो कभी रिपीट भी ना हो। और अनावर्ती का मतलब, अनावर्ती का मतलब जो, अशांत का मतलब हो गया जो कभी खत्म भी ना हो, अनावर्ती का मतलब हो गया नॉन रिपीटिंग, जो कभी रिपीट भी ना हो। जैसे देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, इनका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, ये कभी रिपीट हो रहा है क्या, कहीं पे नहीं हो रहा, कोई सर्किल बन रहा है क्या इस तरह से, 62626262 नहीं बन रहा, इसमें भी बन रहा था 3333, ये 3 बार बार आ रहा था, इसमें कोई सर्किल बन रहा है क्या, रिपीटिंग का नहीं बन रहा, तो ये ऐसा दशमलव कैसा है, ये अशांत है, वैसे तो देखो अशांत है, और क्या है, अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है ये। अब देखो देखो बेटा, इसमें देखो गौर करने की बात ये है, हाँ क्या मैं इसमें पॉइंट लिखूं तो कोई दिक्कत आएगा, ये कितना देगा, हाँ इसका पॉइंट हटाएं तो कितना देगा, पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी डिजिट होते हैं, उतने डिजिट लग जाते हैं। देखो इसका पॉइंट हटाएंगे हम, तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो कितने डिजिट लगेंगे यहाँ पे, 4।
कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरो लगेंगे। अब देखो दीदी, हाँ अब बताओ मेरे को, हाँ आपने क्या किया कि जो शांत दशमलव था बेचारा, ये जो शांत दशमलव था, शांत दशमलव था, इसका पॉइंट हटा के आपने क्या कर दिया, इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। देखो आपने पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया, इसको भी आपने लिख दिया ना आपने शांत दशमलव को। जैसे देखो दीदी, हाँ इसका हम पॉइंट हटाएंगे, ये शांत दशमलव है, अगर इसका पॉइंट हटाए हम तो कितने डिजिट आएंगे, 3 डिजिट आएंगे। तो आपने क्या किया, जो ये दशमलव था उसको आपने क्या कर दिया, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। इसको आपने क्या कर दिया, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। इसका मतलब है हम शांत दशमलव को पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जो अशांत आवर्ती दशमलव है, तो आपने क्या किया कि ये अशांत है, ये कैसा दशमलव, अशांत है, लेकिन ये आवर्ती रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, क्योंकि ये 6 2 बार बार आ रहा था, इसलिए हमने इसका ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। इसका मतलब है ये 6 2 पूरे को आपने इतने में लिख दिया बार लगा के। अब देखो देखिए, इसका बार हटाएंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार हो उतने क्या आ जाएंगे, नीचे 9 आ जाएंगे, जितने क्या आ जाएंगे यहाँ पे 9 आ जाएंगे। 2 डिजिट के ऊपर बार थे तो 2 9 आ गए, ठीक है बेटा। तो आपने देखा है अशांत आवर्ती दशमलव को भी आपने पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। देखो देखिए, अशांत आवर्ती दशमलव था ये, इसको अभी आपने पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। जैसे देखो एक और उदाहरण, जैसे देखो तो आप देख रहे हो ये 2 3 2 3 2 3 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो किसके ऊपर बार लगेगा ये, चलो अभी लेकिन इसको आपको बाद में से 2 3 2 3 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब जब हम बार हटाएंगे तो कितने नो आ जाएंगे, नीचे कितने नो आ जाएंगे, 2 नो आ जाएंगे, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर ही बार है। तो आपने देखा अशांत आवर्ती दशमलव है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो। इसको भी आप क्या कर सकते हो, पी अपॉन क्यू के रूप में भी लिख सकते हो। अब देखो देखिए बेटा, अब ये बताओ मेरे को, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती है। अब देखो कोई चीज बार बार आ रही है क्या, कोई चीज बार बार आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो क्या हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं क्या इसको। जैसे ये चीज बार बार आ रही थी इसलिए हमने इसके ऊपर बार लगा दिया, बार को हटाएंगे तभी तो पी अपॉन क्यू रूप मिल रहा है, बार को हटाएंगे तभी तो क्या मिलेगा, पी अपॉन क्यू रूप मिलेगा। अब देखो इसमें कोई चीज बार बार नहीं आ रही तो हम बार लगा ही नहीं सकते, जब बार लगा ही नहीं सकते तो बार को हटाएंगे कैसे, जब बार हमारे पास है ही नहीं तो बार को हम हटाएंगे कैसे। हाँ, जब हटाएंगे तभी तो पी अपॉन क्यू रूप मिलेगा, तभी तो हमें क्या मिलेगा, पी अपॉन क्यू रूप मिलेगा अशांत में। हाँ जब देखो देखिए बेटा, इसमें क्या है, इसमें कोई चीज बार बार नहीं आ रही तो इसलिए हम इसके ऊपर बार नहीं लगा सकते। और जब हम बार नहीं लगा सकते तो इसकी तरह है, बार होगा तभी तो हमें पी अपॉन क्यू रूप मिलेगा। तो बताओ बेटा, इसमें पी अपॉन क्यू रूप मिलेगा क्या, इस संख्या को आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते। इस संख्या को आप पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। और लेकिन आपने देखा है इस संख्या को आप पूर्ण के रूप में नहीं लिख सकते। अब देखो बेटा, आपने जो शांत दशमलव था इसको आपने क्या कर दिया, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। इसको आपने क्या कर दिया, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। और जो अशांत आवर्ती दशमलव था इस विचारों को भी आपने क्या कर दिया, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। अब देखो जिसे, हाँ आपने बोला था अभी, जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो कौन सी संख्या होती है, परमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, परमेय संख्या। आपने बोला ना ये कौन सी संख्या है, परमेय संख्या। और जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो कौन सी संख्या होगी, अपरमेय संख्या। कौन सी संख्या होगी, अपरमेय। आगे बात समझ में, क्यों नहीं लिख सकते इस अपरमेय संख्या को पी अपॉन क्यू रूप में, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत आवर्ती दशमलव। कैसा होता है, अशांत अनावर्ती दशमलव। इसलिए हम इस अपरमेय संख्या को हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में।
हाँ देखो देखिए आगे। हाँ आप अब देखो आगे। हाँ देखो देखिए, आपने खूब पढ़ा होगा पर मैं संख्या को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। की परिभाषा है। अब आज से है ना आप इन्हें देखो देखिए, पूरी परिभाषा देखो, दोगे इसकी परिमेय संख्या ई रेशनल नंबर की पूरी परिभाषा दोगे आप, क्या होती है परिमेय संख्या। हाँ परिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखो देखिए बेटा। हाँ ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार, अभी भी बताया, जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत हो, कैसा हो, शांत हो, और कैसा हो, अशांत आवृत्ति हो, कैसा हो, अशांत आवृत्ति, कैसा हो, अशांत आवृत्ति हो, उन्हें जिन्हें तथा जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें कैसे कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। अरे अब ये भी समझाया जिनका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत और अशांत आवर्ती। और ये शांत दशमलव है और ये अशांत आवर्ती दशमलव है, तो आपने क्या किया कि इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। जब जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते क्या। हाँ तो ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अगर शांत आ रहा है और अशांत आवर्ती होता है, तो तथा जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बेटा। और जिन्हें है अपरिमेय संख्या, जिनका जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, अशांत अनावर्ती हो, कैसा हो, अशांत अनावर्ती हो, तथा जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें क्या कहते हैं, हम इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। ठीक है बेटा। आज के बाद ये परिभाषा आ गई आपके सामने, ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, या तो शांत हो और कैसा हो, अशांत आवर्ती। ठीक है। अपरिमेय संख्या में इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। वास्तविक संख्या, देखो वास्तविक संख्या भी आपने देखा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या। हाँ उसके आधार पर सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, हम वास्तविक संख्या कहते हैं, तथा जिन्हें हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है बेटा। आगे देखिए आप। हाँ अब देखो शांत दशमलव, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, शांत दशमलव क्या होता है। देखो आप, शांत दशमलव किसे कहते हैं, परिमेय संख्या कौन सी, आपको बताया शांत और अशांत आवर्ती दशमलव है, तो ये कौन सी संख्या आ गई आपके पास, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या आ गई, परिमेय, शांत और अशांत आवर्ती है। अब देखो देखिए, हाँ परिमेय संख्या में जो पी अपॉन क्यू रूप होता है, पी अपॉन क्यू रूप होता है, जिसमें क्यू का अभाज्य गुणनखंड, इसने बोला है किसका अभाज्य गुणनखंड, क्यू का अभाज्य गुणनखंड। क्यू का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में हो, या तो दो की पावर में हो, किसकी पावर में हो, या तो दो की पावर में हो, या किसकी पावर में हो, एक सेकंड, किसकी किसकी पावर में हो, या तो दो की पावर में हो। इसने बोला है परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू में क्यू का अभाज्य गुणनखंड, जो क्यू का अभाज्य गुणनखंड है किसकी पावर में होना चाहिए, तो दो की पावर में, या क्या बोला इसने, पांच की पावर में हो, या क्या बोला इसने, दो और पांच की पावर में हो, दो की पावर में हो तथा पांच की पावर में हो। क्यू का अभाज्य गुणनखंड, क्यू का प्राइम फैक्टर या तो दो की पावर में होना चाहिए, ये पांच की पावर में होना चाहिए, या दो और पांच की पावर में होना चाहिए। तो ऐसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, कैसा होगा, शांत होगा। देखो देखिए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाँ, एक बार, एक आप इसको सोल्व करो, देखिए कितना होता है। अगर मैं 27 में 4 का डिवाइड दे रहा हूँ, 4 का भाग दे रहा हूँ, तो कैसा दशमलव आता है, देखिए आप। हाँ कितनी बार दिया है ये, 4×6 = 24, कितना बच गया, 3 बच गया, 3 बच गया, तो हमने लगा दिया पॉइंट।
कितना हो गया 30 हो गया। 30 में 4 का डिवाइड कितनी बार जाएगा 4 से होगा 4 7 तो 28। कितना बच गया 2। 2 में कितनी बार जाएगा 2 का मतलब 20। 2 का मतलब 20। 20 में कितनी बार गया 4 पंजो 20। तो आपने देखा है इसका दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है शांत आ रहा है। ये रुक गया खत्म हो गया बिल्कुल भी आगे जा रहा है क्या पूरा पूरा चले गया इसमें डिवाइड। तो इनका दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है शांत आ रहा है। इसका दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है शांत आ रहा है। क्यों आ रहा है इसका दशमलव प्रसार क्योंकि आप इसका क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकालो। क्यू का क्या निकालो आप अभाज्य गुणनखंड। तो हमने 4 का अभाज्य गुणनखंड निकाला तो आपने देखा है 4 का अभाज्य गुणनखंड किसकी पावर में है 2 की पावर 2। तो जिसका जिसका अभाज्य गुणन क्यू का अभाज्य गुणनखंड किसकी पावर में हो जाए 2 की पावर में हो जाए। किसकी पावर में हो जाए 2 की पावर में हो जाए तो उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा केवल केवल ओनली फॉर 2 की पावर में। तो उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। जैसे देखो कि आप एक बार और देखो आप ये वाली बात देखो। हाँ 5 की पावर में जैसे मान लेते हैं इसमें मैं 25 का डिवाइड दे रहा हूँ। किसका डिवाइड दे रहा हूँ 25 का डिवाइड दे रहा हूँ। हाँ कितनी बार गया एक बार कितनी बार गया 25 कितना बच गया 2। 2 का मतलब कितना हो गया 20 पॉइंट लगा दिया ना हमने 20 हो गया। 20 में नहीं जाता फिर भी तो हम क्या लगाएंगे 0। 0 हो गया तो उधर कितना हो गया 20 का 200 हो गया। तो 25 आटा कितना होता है 200। 25 आटा कितना होता है 200 होता है। तो आपने देखा इसका भी दशमलव प्रसार कैसा आया शांत आया। इसका भी दशमलव प्रसार कैसा आया शांत आया। अब क्यों आ रहा है इसका दशमलव प्रसार आपने देखा है कि कभी भी उनका अभाज्य गुणनखंड निकालो। क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोशिश की मैंने तो कितना आया गुणनखंड निकालने की कोशिश की तो देखो कि 25 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालो 5 का जाता है ना इसमें नया 25 का अभाज्य गुणनखंड का स्क्वायर। तो आपने देखा इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है 5 की पावर में है पूरा पूरा। किसकी पावर में है 5 की पावर में है इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है शांत आ रहा है। चाहे 5 की पावर 7 हो 5 की पावर 8 हो चाहे 5 की पावर 25 हो तो इसमें भाग देने की आपको आवश्यकता नहीं है। उनका दशमलव प्रसार सीधा कैसा होगा शांत होगा। ठीक है या तो 2 की पावर में होना चाहिए या फिर किसकी पावर में होना चाहिए 5 की पावर में होना चाहिए। ठीक है आगे देखो देखो। हाँ अब देखो आप देखते हो किसी में भी हमने ये इसका भाग लगा दिया किसका हाँ इसमें मैं किसका भाग लगा रहा हूँ 100 का भाग लगा रहा हूँ। किसका भाग लगा रहा हूँ 100 का भाग लगा रहा हूँ। 100 का भाग लगाने का मतलब कितना है डिवाइड 100 का डिवाइड दे रहा हूँ 2 जीरो आ रहा है। 2 जीरो का मतलब है 2 डिजिट के बाद में आपको पॉइंट लगाना है। 100 का भाग लगाने के लिए 2 जीरो का ही तो भाग लगाना है मतलब 2 के बाद में पॉइंट लगाना है। तो लगा दो आपने देखा 7.23 तो आपने देखा इसका दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है शांत आ रहा है। इनका दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है शांत आ रहा है। क्यों आ रहा है इसका दशमलव प्रसार शांत क्या हो गया इसको क्यों आ रहा है ये शांत। तो आप देखो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो इस 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोशिश की तो देखो क्या सकता है 50 तो आपने 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोशिश की बार है ना 5 कितनी बार है 2 बार है। तो आपने देखा इसका अभाज्य गुणनखंड में किसके रूप में आ रहा है 2 की पावर में आ रहा है। किसकी पावर में आ रहा है 2 की पावर में और 5 की पावर में आ रहा है। जरूरी नहीं इनकी पावर सेम हो अलग अलग भी हो सकती है लेकिन ये 2 और 5 की पावर में आ रहा है। देखो देखिए ये 2 और 5 की पावर में आ रहा है तो इसलिए इनका दशमलव प्रसार कैसा है शांत है। इनका दशमलव प्रसार कैसा है शांत है इसलिए देखो देखिए एक और आप उदाहरण देखो। आपको ये ध्यान रखना है क्यू का अभाज्य गुणनखंड या तो किसकी पावर में आ जाए 2 की पावर में या किसकी पावर में आ जाए 5 की और किसकी पावर में आ जाए 2 या 5 की पावर में आ जाए। केवल इनमें आना चाहिए 2 की पावर में आना चाहिए या 5 की पावर में या 2 और 5 की पावर में आना चाहिए। तो इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। अब देखो बेटा मैं आपको एक छोटा सी उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने 23 में 6 का
डिवाइड किया, कितनी बार किया, कितनी बार किया, 3 बार किया, 18, कितना बच गया, 5, 5 बच गया, पॉइंट लगाया, कितना हो गया, 50, कितना हो गया, 50, 6 से 8 होता है 10, ठीक है, कितना बच गया, 2 बच गया, कितना बच गया, 2 बच गया, 2 का मतलब कितना हो गया, 20 हो गया। हाँ, 20 में कितनी बार किया, 3 बार, 3 से 18, फिर कितना बच गया, 2 बच गया, फिर 20 हो गया, फिर 20 में कितनी बार किया, 3 बार किया, फिर 2 बच गया, फिर 20, फिर भी 20 हो गया, फिर कितना बच गया, 2 बच गया, तो ऐसे ये 3 बार आएगा, ठीक है बेटा। अब आप देख रहे हो इनका दशमलव प्रसार शांत क्यों नहीं है, आपने देखा इसका दशमलव प्रसार शांत क्यों नहीं आ रहा, क्या हो गया, तो आप देखो इसका क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकालो, क्यू का क्या निकालो आप, अभाज्य गुणनखंड, क्यू का आपने अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोशिश की तो क्या हुआ, देखो आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला तो आपने देखा है 2 की पावर में आ रहा है और 30 की पावर में आ रहा है, 3 की पावर में आ रहा है, तो देखो देखिए बेटा इसका शांत दशमलव के लिए केवल क्या है, 2 की पावर में आना चाहिए और 5 की में आना चाहिए और 2 और 5 आना चाहिए, 3 तो नहीं ये 3 तो बाहर से आ गया ना, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है, अशांत आ रहा है, कैसा आ रहा है, अशांत आ रहा है। अब देखो देखिए बेटा अशांत का मतलब क्या है, अशांत आवर्ती, देखो देखिए आवर्ती कब होती है, बार बार रिपीटेशन कब होता है, जब आप मान लेते हैं किसी में आप 3 का भाग लगाते हो, देखो परमेय संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर में या 5 की पावर में या 2 और 5 की पावर की रूप का नहीं हो, अगर इनका रूप का होगा तो शांत हो जाएगा ना, उनके रूप का नहीं होना चाहिए, 2 की पावर में नहीं होना चाहिए पूरा पूरा, या 5 की पावर में नहीं होना चाहिए, या 2 और 5 की पावर में नहीं होना चाहिए, ऐसा तो हो सकता है, ये 2 की पावर में भी है लेकिन 3 की में भी है, तो इनमें से कोई कंडीशन नहीं है ना। हाँ, क्या ये पूरा पूरा 2 की पावर में है, नहीं है, क्या पूरा पूरा 5 की पावर में है, नहीं है, या क्या है 2 और 5 की पावर में है, नहीं है भाई, ठीक है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, ठीक है। और जहां पे भी देखो देखिए जहां पे भी इनका अभाज्य गुणनखंड 3 आ जाए, ना आ जाए 3, देखो देखिए इसमें 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है इसमें, अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 की एक खासियत होती है, नंबर को क्या कर देता है, बार बार रिपीटेशन में ले देता है, बार बार क्या कर देते हैं, इसको आवृत्ति कर देता है, ठीक है बेटा। तो हाँ ध्यान रखोगे, अगर अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हो, अगर इसका इसके अंदर 3 आ जाता है अभाज्य गुणनखंड में, तो मतलब उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, कैसा होगा, अशांत आवर्ती, ठीक है बेटा। हाँ, अब देखो देखिए अशांत अनावर्ती का क्या करें, तो परमेय संख्या हो ही नहीं सकती, अरे वो तो परमेय संख्या है ही नहीं, तो क्या है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो उनका दशमलव प्रसार हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। अब देखो देखिए जैसे, हाँ एक और प्रश्न देखो, ये है, अब तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, कैसा है, हाँ, तो आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पी का पी और क्यू का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, क्यू का क्या निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड, तो आपने देखा क्यू का 125 क्या होता है, 5 की पावर कितनी होती है, 3 होती है, 5 का क्यूब भी तो होता है ये, हाँ, तो ये देखो देखिए ये इसका, ये किसके रूप में आ रहा है, 5 की पावर में आ रहा है, किसके रूप में आ रहा है, ये 5 की पावर में आ रहा है पूरा पूरा, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ऐसा तो नहीं है आप 31 में 125 का भाग लगाने लग जाओगे, आता क्या आपको टेबल पढ़ा आता है क्या 125 का, नहीं आता है ना, यार आपको ही नहीं आता है, मेरे को ही नहीं आता, आपको कहाँ से आएगा, ठीक है। अब देखो देखिए बेटा ऐसे तो आता है छोटा मोटा, लेकिन देखो देखिए हम क्यों डिवाइड लगाए, मैं इस पर दशमलव प्रसार ही तो पता करना है, इसका शांत होगा या अशांत होगा, तो आप इसका क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकालो ऐसे 125 का, ये क्या क्या आ रहा है, 5 की पावर डेली तो आ रही है, ये 5 का क्यूब ही तो होता है, इसलिए ये किसके रूप में है, 5 की पावर के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, शांत आएगा हमेशा, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं। हाँ ये चीज तो आपको पता ही होगी, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जो माइनस अनंत से लेके कहां तक जाते हैं, प्लस के अनंत तक जाते हैं, ठीक है, ये कंप्लीट है, डेसिमल में नहीं होंगे, दशमलव में नहीं होंगे, पूरे पूरे नंबर होंगे, ठीक है, प्लस और माइनस में, मतलब संख्या रेखा। हाँ सम संख्या, इवन नंबर किसे कहते हैं, जिसे हम, हाँ विच आर डिविजिबल बाय 2, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चले जाए, जो 2 से क्या हो, विभाज्य हो, इसको हम क्या बोलते हैं,
सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, क्या एक बात बताओ, यहाँ पे देखो कि जीरो अलग से दिखाई दे रहा है, तो जीरो कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। अरे हम तो इतनी बात जानते हैं, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चले जाए उसको हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। क्या जीरो में दो का भाग नहीं जाता है क्या? अरे जीरो में किसी का भाग लगाओ, कितना आता है? जीरो ही आता है। अरे जीरो में दो का भाग गया है, दो का डिवाइड गया, तभी तो जीरो आ रहा है। पूरा पूरा गया ना, तभी तो जीरो आ रहा है। जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चले जाए तो वो कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। इसलिए जीरो कौन सी संख्या है? सम संख्या। जीरो कौन सी संख्या है? सम संख्या है। अब देखो, देखिए ऐसे भी देख सकते हो, अंतर देखो, देखिए दो दो का है तो अंतर आता है। अब देखो, 6 में से 2 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, 0 ऐसे आ जाएगा फिर। ठीक है बेटा। अब देखो, देखिए इसमें, हाँ मैंने लिख रखा है यहाँ पे, सम संख्या को हम 2k के फॉर्म में लिख सकते हैं। सम संख्या को क्या लिख सकते हैं हम? 2k के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जितने भी सम संख्या है, जैसे देखो देखिए, 16 इसको हम दो गुणा लिख सकते हैं। जैसे लिख दिया मैंने 22, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 मल्टीप्लाई लिख सकते हैं ऐसे। आप देख लो, जितनी भी सम संख्या है उसको हम क्या कर सकते हैं? दो की मल्टीप्लाई में, दो के गुणज में लिख सकते हैं। जैसे देखो देखिए आप, 120 सम संख्या है, दो का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम दो की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। इसलिए जितनी भी सारी सम संख्या होती है वो 2k के फॉर्म में होती है, दो का मल्टीप्लाई होती है वो हमेशा। ठीक है बेटा। अब देखो आगे, हाँ विषम संख्या, जाहिर सी बात है, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग ना जाए, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग न जाए, वो कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या। वो कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या। कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या। जैसे देखो देखिए, हाँ और देखो देखिए, जिसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2k की फॉर्म, 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये लिख रखा हमने, विषम संख्या को हम 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो देखिए, जैसे कोई भी विषम संख्या ले लो, जैसे मैंने लिख दिया 7, इसको 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 6, अच्छे में 1 2 2 तो कितना आ जाएगा? 7। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 चौक 8, 8 में से मैं 1 घटाऊं तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो फिर ऐसे देखो कि मैंने 19 को लिख दिया, 19 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2, 2 नाम 18, 18 में 1 जोड़ के कितने हो गया? 19। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को मैं 10 से गुणा करूं 20 हो गया, 20 में से 1 कम करूं, ये कितना हो गया? 19 हो गया। तो जितने भी विषम संख्या है, तो इसको आप 2k प्लस, या तो प्लस a कर सकते हो, या क्या कर सकते हो? माइनस a कर सकते हो। इसके फॉर्म में आप सारी सारी विषम संख्या को क्या कर सकते हो? आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखो। हाँ, पूर्ण संख्या वो नंबर किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या वो नंबर किसे कहते हैं? जो मतलब जीरो से लेकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। जो जीरो से लेकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। और प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। एक से लेकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, उसे क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। अब देखो देखिए बेटा आगे, हाँ अभाज्य संख्या लिखा है ना, हाँ पुरानी पुरानी परिभाषा बोलो, देखिए क्या होती है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? हाँ, जिसमें खुद के अलावा एक और खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता हो। अभाज्य संख्या कहलाती है भाज्य से, जिसमें स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग जाता हो, इसे क्या बोलते हैं हम? भाज्य। तो बेटा पुरानी परिभाषा होगी। देखो देखिए क्या होती है अभाज्य संख्या? जिनके केवल ओनली फोर, कितने गुणनखंड हो, कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो, एक तो खुद हो और एक ही क्या हो? एक हो। एक तो क्या हो? एक हो, और क्या हो? स्वयं, मतलब खुद, स्वयं खुद हो। जैसे देखो, हाँ जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिनके केवल कितने गुणनखंड हो? केवल 2 ही गुणनखंड हो, मतलब ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब जिनके 2 से अधिक, 2 से अधिक का मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 15 20 कितने भी हो सकते हो। ठीक है, 2 से अधिक होना चाहिए, ना तो 2 के बराबर, ना 2 से
हाँ, न दो से छोटा, तो दो से अधिक होनी चाहिए। अब देखो देखो बेटा, अब ये बताओ मेरे को। अब मेरे को ये बताओ, ये जो एक होता है किसकी किसकी टेबल में आता है? केवल एक की में आता है। और जो दो होता है किसकी टेबल में आता है? एक और दो की में आता है। जो तीन होता है वो किसकी टेबल में आता है? एक और तीन की में। और जो चार होता है वो किसकी टेबल में आता है? एक, दो और चार। जो पांच होता है वो किसकी टेबल में आता है? एक और पांच। जो छह होता है वो किसकी टेबल में आता है? एक, दो, तीन और छह। जो सात होता है वो किसकी टेबल में आता है? एक, सात। आठ होता है वो किसकी किसकी टेबल में आता है? एक की में भी आता है, दो की में भी आता है। और जैसे देखो देखिए नौ, नौ की बात करूं मैं, इधर पे लिखा है नौ। नौ होता है वो किसकी टेबल में आता है? एक, तीन और किसकी में आता है? नौ की। तो 10 की बात करूंगे, किसकी किसकी में आता है? एक, दो, पांच और 10। 11 की बात करूँ तो किसकी टेबल में आता है? एक और 11। अगर 12 की बात करूँ तो किसकी टेबल में आता है? एक की में भी आता है, दो की में भी आता है, तीन, चार की में भी आता है, छह की में भी आता है और किसकी आता है? 12 की में भी आता है। ठीक है। अब देखो देखिए मैंने लिखा है आपको अबादी संख्या, प्राइम नंबर्स जिसकी केवल ओनली फॉर दो फैक्टर हो, टू फैक्टर्स हो। देखो देखिए किसके किसके दो फैक्टर आ रहे हैं? देखो देखिए ये दो फैक्टर हैं इसके। एक तो खुद मैंने बोला, एक तो क्या होना चाहिए? एक तो एक होगा और ये खुद होगा। ये दो यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है। इसे देखो, एक तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक खुद ही मिलेगा, यहाँ पे कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तो दो फैक्टर आ रहे हैं इसके। देखो इसके भी दो फैक्टर्स हैं और इसके भी कितने फैक्टर्स हैं? दो फैक्टर्स हैं। और देखो देखिए कहाँ पे है? आगे 13 भी आएगा, उसके भी कितने आएंगे? दो फैक्टर आएंगे। इसलिए आबादी संख्या क्या होती है? इसलिए आबादी संख्या क्या होती है? जिनके केवल क्या हो? दो ही गुणनखंड हो। जिनके क्या हो? दो ही गुणनखंड हो। आगे बात समझ में? अब देखो देखिए कैसे, आगे देखो। अब भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जिसके दो से अधिक गुणनखंड, दो से अधिक गुणनखंड किसके आ रहे हैं? देखो देखिए इसके आ रहे हैं। देखो देखिए मैं आपको अलग से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके आ रहे हैं दो से अधिक गुणनखंड है, तीन आ रहे हैं। इसके भी आ रहे हैं दो से अधिक गुणनखंड है, देखो इसके चार है। इसके भी हैं दो से अधिक गुणनखंड, इसके भी हैं दो से अधिक गुणनखंड और इसके भी हैं दो से अधिक गुणनखंड और इसके भी हैं दो से अधिक गुणनखंड। इसलिए अभाज्य संख्या भाज्य संख्या है जिसको हम, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो उसको क्या बोलते हैं हम? अभाज्य संख्या, है ना, मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है बेटा। अब देखो देखिए यहाँ पे देख रहे हो ये बेचारा अकेला है, ये एक, इसका गुणनखंड केवल एक ही है। अगर इसको अभाज्य संख्या बढ़नी है तो इसको दो गुणनखंड चाहिए। कितने गुणनखंड चाहिए? दो गुणनखंड चाहिए। अभाज्य संख्या अगर इसको बोले तो इसके पास दो गुणनखंड होना चाहिए, और भाज्य संख्या बोले तो इसको दो से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए इसके पास। लेकिन बेचारे के पास एक ही गुणनखंड है, गरीब आदमी है नहीं। तो आप देखो देखिए न तो इसलिए इसलिए एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है। अब देखो देखिए इसमें एक और, हाँ हाँ ये देखो आप यहाँ पे देखो, हाँ आप देख रहे हो जितनी भी आगे भी जितनी भी संख्या आएगी, आगे भी जितनी भी संख्या आएगी वो सारी की सारी देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके केवल दो ही गुणनखंड है। अब देखो देखिए आगे जितनी भी संख्या आएगी अभाज्य संख्या, वो सारी की सारी कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? कौन से नंबर होंगे? कौन से नंबर? विषम संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? संख्या होगी, विषम संख्या होगी। और देखो देखिए केवल ओनली फॉर एन, अभाज्य संख्या में केवल ओनली फॉर टू, ये दो है तो क्या होता है? सम होता है। क्या होता है? और अभाज्य संख्या की जितने भी फैमिली है, जितने भी इस फैमिली में जितने भी सदस्य हैं, सारे के सारे विषम है। सारे के सारे क्या है? बेचारे विषम है। और केवल अभाज्य संख्या में केवल एक ही है जो क्या है? सम है। अरे ऐसे मान लेते हैं ये सारे के सारे जितने भी अभाज्य संख्या की फैमिली है, ये सारे के सारे होते हैं, केवल एक ही मरता है इसमें, वह सम, वो है दो। केवल अभाज्य संख्या में केवल एक ही नंबर आता है, वो होता है सम। देखो देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने, हाँ केवल सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? दो होती है। कौन सी संख्या होती है? दो होती है। कौन सी संख्या? दो। जो अभाज्य भी हो और कैसी हो? सम संख्या भी हो। ठीक है। और अभाज्य संख्या में जितने भी है ना सदस्य होते हैं वो सारे के सारे विषम होते हैं, केवल दो को छोड़ के। ये बेचारा एक ही है इस पूरी फैमिली में जो क्या है? सम है। ठीक है।
इसलिए ओनली फॉर इवन प्राइम नंबर। और आगे बात सुन में ठीक है। अब देखो दीदी, हाँ हाँ, सबसे छोटी, और देखो दीदी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है इसमें? सम है नहीं, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। ये कौन सी संख्या है? सम है। लेकिन मैंने पूछा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो सबसे छोटी भी हो और कैसी हो? विषम भी हो। अब देखो देखिए, ये तो सम है 4, 6 भी क्या है? सम है, 8 भी क्या है? सम है। ये क्या आएगी? 9। क्या आएगी? 9। ये सबसे छोटी भी है और विषम भी है और कैसी है? भाज्य संख्या भी है। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। हाँ हाँ, मैंने अभी भी लिखवाया, एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही एक भाज्य संख्या। जीरो न तो धनात्मक होता है और न ही क्या होता है? ऋणात्मक होता है। जीरो न तो धनात्मक होता है और न ही क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्या होती है। ये देखो देखिए, जितने भी आपके इंटीजर नंबर होते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? परमेय संख्या बोलते हैं। देखो देखिए, इंटीजर नंबर कहाँ चल गए? देखते हैं कि इंटीजर नंबर्स, इसको हम परमेय संख्या बोल सकते हैं। आपको पता है इंटीजर नंबर क्या होते हैं? जो माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्या मैं इस सभी के अपोन में एक लोगों को दिक्कत है क्या? सभी के बटे में एक लोगों को दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। तो आपने देखा है, इसको आप क्या बना सकते हो? जितनी भी पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है, इसको आप क्या बना सकते हो? परमेय संख्या बना सकते हो। इसको क्या बना सकते हो आप? परमेय संख्या बना सकते हो। जहाँ पे क्यू क्या रहेगा? क्यू का मान कितना रहेगा? 1। तो एक में किसी का भाग लगाए, ये देखो देखिए 3 है, 3 में मैं एक का भाग लगाता हूँ, कितना आना है वापिस? 3 ही तो आना, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा है। तो 3, अगर किसी के मल्टीप्लाई में, किसी की डिवाइड में या किसी की पावर में, एक काम तो कहाँ पे रहता है? अरे ये 2 है, अगर मैं 2 को 1 से गुणा करो कोई दिक्कत थोड़ी है? 2 कोई आपत्ति नहीं है, तो हमें कहाँ से आपत्ति होगी? अगर इसमें मैं एक का भाग लूँ, किसी में एक का भाग लूँ, उतनी संख्या आनी है। या किसी की एक की पावर करो, उसकी पावर 1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें उतना ही आएगा। हाँ, तो देखो कि ये एक कहाँ पे रहता है? देखो आसमान में ही रहता है, धरती पे भी रहता है, और क्या रहता है? पाताल में रहता है। इसलिए एक को क्या कहा जाता है? गॉड। मेरे का गॉड भगवान कहा जाता है। ठीक है बेटा, पता चल गया आपको मेरे का भगवान कौन है? हाँ देखो देखिए आगे। हाँ, तो जितने भी पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर्स है, इसको आप क्या बोलते हो? क्या बोल सकते हो? परमेय संख्या बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? परमेय संख्या। अरे किसी के बटे में, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या? इनके बटे में परमेय संख्या बना सकते हैं ना हम इसको। तो फिर तो जितने भी है परमेय संख्या, पूर्णांक, जितने भी इंटीजर नंबर्स हैं, इसको आप क्या बोल सकते हो? परमेय संख्या। अब देखिए, एक ये बात, हाँ, एक परमेय संख्या, एक कौन सी संख्या? एक परमेय संख्या। और एक कौन सी संख्या ले लो आप? एक अपरमेय संख्या ले लो। एक तो परमेय संख्या ले लो और एक कौन सी ले लो आप? अपरमेय संख्या ले लो। अब इनका योग करो। क्या करो आप? इनका योग करो, चाहे इनका अंतर करो, चाहे इनका क्या करो? अंतर करो। चाहे इनका योग करो, चाहे इनका अंतर करो, चाहे इनका गुणन करो, चाहे इनका क्या करो? भाग भाग करो। क्या करो आप? भाग करो। तो कौन सी संख्या आएगी? हमेशा कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे? कौन सी? क्या आएगी? हाँ, जैसे देखो बेटा, इसको ऐसे समझो आप ले लो एक परमेय संख्या और एक कौन सी ले लो आप? अपरमेय संख्या। कौन सी ले लो आप? अपरमेय संख्या। देखो देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। परमेय संख्या ले लिया मैंने 5, एक परमेय संख्या ले लिया मैंने 2.2 3 4 7। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? जिनका दशमलव 4 अष्टांक अनावर्ती हो, अपरमेय संख्या है। अब इनको ऐड करो, एक परमेय संख्या ले ली और एक अपरमेय संख्या ले ली, इनका योग कर रहे हैं हम। तो 5 और 2 7, पॉइंट के बाद में इधर का इधर, ऐसे ये टेबल तो ऐसे आएगी ना। इनका एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग करते हैं तो कौन सी संख्या आएगी? देखो देखिए, इसका दशमलव प्रसार अशांत है और अनावर्ती है, रिपीट हो रहा है क्या?
नहीं हो रहा, तो ये कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। एक तरह से इसको आप ऐसे समझो, ऐसे समझो आप, मैंने ले लिया प्रमेय और कौन सी ले ली मैंने, एक अपरिमेय संख्या। अरे मैंने एक तरह से एक तो शुद्ध जल ले लिया, क्या ले लिया मैंने, एक शुद्ध पानी। परमेय संख्या को आप ऐसे समझो, एक तरह से शुद्ध जल है। अपरिमेय संख्या को आप इसको इस तरह से समझो, ये क्या है, अशुद्ध जल है। ये तो एक मान लेते शुद्ध वाटर है, और ये क्या है, अशुद्ध वाटर है। ठीक है, आप चाहे इसको मिलाओ तोड़ो कुछ भी करो, हाँ, तो कैसा आएगा, अशुद्ध ही आएगा। कैसा आएगा, अशुद्ध ही तो आएगा। अरे अपरिमेय संख्या आएगी ना। तो इसी प्रकार परमेय संख्या, एक परमेय संख्या ले लो आप, एक अपरिमेय संख्या ले लो, चाहे इनका योग करो, चाहे इनका अंतर करो, चाहे इनका गुणा करो, चाहे भाग करो, तो हमेशा कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। तो इसलिए एक परमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर करो, चाहे आप गुणा करो, चाहे इनका भाग करो, एक दूसरे में भाग दो, कौन सी संख्या आएगी, हमेशा यहाँ पे इरेशनल संख्या आएगी। ठीक है, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, ठीक है। द सम डिफरेंस, चाहे सम करो, चाहे डिफरेंस करो, चाहे प्रोडक्ट करो, चाहे क्वेश्चन निकालो, इसका डिवाइड करो, तो एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर्स। कौन सी संख्या आएगी, इरेशनल। कौन सी संख्या आएगी, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है बेटा, आगे बात सुन में, आगे चलते फिर। हाँ, सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या होती है, सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स सहभाज्य संख्या। ऐसे नंबर सहभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो, एक हो, जिनका एचसीएफ कितना हो, एक हो, वो ऐसी संख्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है। ठीक है बेटा, इतना ध्यान रखना, आगे और बता देंगे इसको, आगे और आएगा, एक बार और आएगा तब डिटेल में समझेंगे ना। को प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जिनका, ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ कितना हो, एक हो। जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया 5 और 7, इसका आप एचसीएफ निकालोगे, क्या निकालोगे, एचसीएफ आगे आगे निकालना सिखाएंगे। आप इतना ध्यान रखो, इनका एचसीएफ निकालोगे आप, कौन सी संख्या कितना आएगा, एक ही आएगा। जैसे मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ 16 और 15 का, कितना आएगा, एक ही आएगा। कितना आएगा, एक ही आएगा। वे संख्याएं जिसका एचसीएफ कितना होता है, एक आ जाए, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, आपस में ये संख्या, दोनों संख्या आपस में क्या है, को प्राइम है। ये भी आपस में क्या है, को प्राइम है, एक दूसरे के क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है बेटा, आगे देखो। हाँ, तो देखो एचसीएफ आ गया, बेचारे को याद किया, ये आ गया। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समावर्तक। ऐसे होता है महत्तम समावर्ती। देखिए बेटा, संख्याओं में प्रत्येक उपनिष्ठ, संख्याओं में प्रत्येक उपनिष्ठ क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है संख्याओं में प्रत्येक उपनिष्ठ, संख्याओं में प्रत्येक उपनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। संख्याओं में उपनिष्ठ, संख्याओं में प्रत्येक, संख्याओं में प्रत्येक उपनिष्ठ, कैसा उपनिष्ठ का मतलब हो गया कॉमन, क्या हो गया, कॉमन। दोनों संख्याओं के अंदर क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। और सबसे छोटी घात का गुणनफल, और सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। नाम तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, नाम तो बड़ा है इसका, काम छोटे छोटे करता है ना। तो आप देखो, देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पे, हाँ, दो संख्या ले लेते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैंने ले लिया इसमें 16 और 25, मैंने 24 ले लेते हैं, 25 क्या, 16 और 24। तो आपको क्या करना पड़ेगा इनका, हाँ, अब जो प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा इनका, क्या निकालना पड़ेगा, 16 का भी प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। निकालते, तो आपने देखा 16 का
प्राइम फैक्टर कितना आया क्या, हाँ 24 का निकालते, 24 का कितना आता है देखते हैं। तो आपने देखा है 24 का प्राइम फैक्टर। तो अब मैंने लिखवाया एचसीएफ क्या होता है, देखो एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं में उपनिष्ठ। संख्याओं में उपनिष्ठ का मतलब दोनों के अंदर कॉमन होना चाहिए, दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और कॉमन में भी आपको ये देखना है उनकी सबसे छोटी घात लेनी है, उनकी क्या लेनी है, सबसे छोटी घात। अब देखो देखिए सबसे छोटी घात का मतलब देखो देखिए दोनों में के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, ये देखो आप दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, देखो देखिए इसके भी अंदर 2 है, इसके भी अंदर क्या है 2 है। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ क्या होगा, हाँ कॉमन पहले तो हम देखेंगे, कॉमन देखेंगे इनमें क्या देखेंगे, हम कॉमन देखेंगे। और कॉमन देखेंगे तो देखो देखिए बेटा इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 4 है, तो इसमें सबसे छोटी पावर कौन सी है, इसमें सबसे छोटी पावर कौन सी, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 3 है ना, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 का क्यूब, कितना आएगा 8। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा 8 आएगा, 16 और 24 का एचसीएफ कितना आएगा 8 आएगा। अब देखो देखिए जैसे अब एक बात बताओ मेरे को, किसी की पावर हम 0 करें, किसी की पावर क्या करें 0 करें, जैसे x की पावर 0 कर दिया तो कितना आएगा 1 आता है, किसी की भी पावर आप 0 कर दो कितना आएगा 1 आएगा, पावर आप 0 कर दो तो कितना आएगा हमेशा 1 आएगा। जब 1 आएगा तो एक बात बताना, एक बात समझने की कोशिश करना, क्या इसके अरे इसके मल्टीप्लाई में मैं 1 लिखूं कोई दिक्कत है क्या, नहीं है कोई दिक्कत। अब देखो देखिए अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे कॉमन बनाना है, देखो देखिए हाँ, क्या मैं यहाँ पे लिख दूं मैं 3 की पावर 0, अरे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है तो लेके आ सकते हैं हम 3, लेके आ सकते हैं 3 की पावर क्या कर देते 0, तो 3 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1, किसी की पावर 0 करे तो कितना होगा 1 करके, हाँ तो 1 को किसी से गुणा करे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। अब देखो देखिए मैंने बोला है, हाँ अब देखो देखिए कॉमन एक और चीज आ गई, आती ना 3, भाई इसके भी अंदर 2 है, इसके भी अंदर 2 है तो 2 तो आ ही गया, तो एक और चीज कॉमन आएगी, क्या आ गई कॉमन आ गई 3, क्या आ गई कॉमन आ गई 3। तो एसिड में क्या है मैंने बताया इसके अंदर कॉमन और उनिश होती, तो 2 को उनिश आ गया इसके अंदर क्या आ रहा है 3 भी उनिश आ रहा है, क्या आ रहा है दोनों के अंदर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, अरे वहां पे नहीं था तो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या, हाँ अब मैंने बताया यहाँ पे 3 की पावर कुछ नहीं है, कितनी है? एक तो है ही है ना। अब तो हाँ एसिड में क्या होता है, पहले तो आपको कॉमन देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है कॉमन, इनमें से कॉमन कौन सा है ये है, तो इसमें सबसे छोटी घात यही, इसमें से भी कॉमन क्या है 3 और 3 कॉमन है, तो इसकी सबसे छोटी घात 1 होती है 0 0 होती है, कितनी होती है 0, तो 3 की पावर 0 करे तो मतलब कितना आएगा 1, आंसर कितना आएगा 8 आएगा। अरे ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे जाके समझ में आएगा, ठीक है ना बेटा, आगे जाके आपको ये समझ में आएगा। देखो देखिए एक और उदाहरण ले लो आप, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपको एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना आपको 48 और 16, हाँ एचसीएफ निकालने के लिए आपको दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनफल, क्या निकालना पड़ेगा अभाज्य गुणनफल, 2 का भाग आ रहा है लास्ट में आता है, 2 का डिवाइड देने का मतलब इसका हाफ कर दो, इसका क्या कर दो हाफ कर दो, अरे हाफ ही तो कर रहे हैं, अब इसका हाफ ले निकल आएगा, हाँ 60 का अभाज्य गुणनफल निकालो आप, हाफ कर दो, 2 का डिवाइड देने का मतलब 30, 2 का डिवाइड तो 15, 15 का हाफ नहीं होता, किसका ला रहा है 3 का, हाँ तो 48 का अभाज्य गुणनफल आपने लिख दिया कितना हो गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 गुणा 3, और 60 का कितना हो गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, एक बार ही तो है, हाँ और 5 भी कितनी बार है एक बार है, ठीक है। अब देखो देखो मैं एक काम करता हूँ, इसको बैलेंस बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ, आंसर तो वही आना है, देखो देखिए एचसीएफ निकालने के पहले, एचसीएफ हम निकाल के 48 और किसका 4, पहले मैंने बताया जो उपदिष्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन आना चाहिए, कॉमन क्या
आ रही है, उनकी आ रही है 3। इसकी आपको सबसे छोटी घात ले लो, यहाँ पे सबसे छोटी घात कौन सी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है। यहाँ पे सबसे छोटी घात कितनी दे रही है, तो दोनों बराबर ही है, 1 ले लो बस। 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4, 3 की पावर 1 का मतलब 3, कितना आया एचसीएफ, कितना आया 12, इसका एचसीएफ कितना आया 12, कितना आ गया इसका एचसीएफ 12 आ गया। अब देखो देखिए, अब एक बात आप कर सकते हो, अरे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, अजीब लग रहा है ना, तो बैलेंस कर सकते हैं। और 5 भी, तो 5 की पावर क्या लगा सकते हो, 0 लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हो यहाँ पे 0। अब देखो देखिए उपनिष्ठ में, देखो हम बोलते हैं ना उपनिष्ठ आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए, देखो 5 भी अब तो उपनिष्ठ आ रहा है, क्या लिख सकते हैं हम 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, हाँ 5 ले सकते हैं उपनिष्ठ। अब देखो देखिए, हाँ मैंने बताया उपनिष्ठ आ रहा है, तो इसकी सबसे छोटी घात लेनी है, सबसे छोटी घात कौन सी, अरे 0, 0 ले लें। और 5 की पावर 0 करो, तो 5 की किसी की पावर 0 करो तो कितना आएगा 1, और 12 को आप 1 से गुणा करोगे तो कितना आना है, एचसीएफ कितना आना है 12 ही आना है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। तो एचसीएफ का मतलब गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो देखिए आगे और करेंगे सवाल, हाँ आगे देखो देखो, हाँ एचसीएफ देखो देखिए, एचसीएफ की एक और बात आ गई यहाँ पे, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो, वह बड़ी से बड़ी ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को क्या कर देता है, पूर्णतः विभाजित कर देता है, जो दी गई संख्या को क्या कर देता है, पूर्णतः विभाजित कर देता है। आप एक बार तो अभी अभी आपने एक एचसीएफ निकाला है, कितना आया एचसीएफ, हाँ, और आपने अभी भी एक एचसीएफ निकाला है, इसका 48 और नया 12। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो संख्याओं को क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। जो एचसीएफ क्या होता है, जो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो क्या कर देती है, विभाजित कर देती है, जो संख्याओं को क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। अब तो 16 और 24 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कोई 8 के अलावा कोई हो सकती है क्या, यार केवल ये 8 ही है, ये केवल क्या है 8 ही है जो सबसे बड़ी संख्या है। क्या 8 से दुनिया में कोई, दुनिया में कोई कोई संख्या है क्या जो 8 से बड़ी हो, जो 16 और 24 को क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। 8 से 8 से छोटी हो सकती है, ऐसे तो देखो 4 भी इसको भी विभाजित कर रहा है, इसको भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, इसको भी 2 भी विभाजित कर रहा है, लेकिन 8, 8 क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या है जो 16 और 24 को क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। 8 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। तो इसका मतलब अगर प्रश्न पूछा जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 16 और 24 से विभाजित कर दे, तो इसका मतलब वो आपसे 80 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको, आपसे 80 पूछना चाह रहा है। तो 80 क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आगे बात समझ में, हाईएस्ट अधिकतम संख्या होती है वो, जो है ना 8, देखो देखिए जो है ना इन संख्याओं को क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। जो 80 क्या होता है, जो संख्याओं को क्या करता है, विभाजित करता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो क्या करती है, संख्या को विभाजित कर देती है। अगर आपसे ये पूछा जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 48 और 16 को विभाजित कर दे, संख्याओं को विभाजित करती है। एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं को विभाजित करता है। तो वो कौन सी संख्या होगी, मतलब आपको एचसीएफ निकालना है उसमें, इसका कहने का मतलब क्या है, एचसीएफ निकालना है। अब देखो देखिए आगे एक और पॉइंट है, एचसीएफ का मान, इसका मान, एचसीएफ का मान हमेशा जो दी गई संख्या है, जो दी गई संख्या है, संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, जो आपको जो संख्या दे रखी है ये है, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एक तो ये है और एक कौन सी है, ये है। हाँ, एचसीएफ का मान हमेशा दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के या तो बराबर हो सकता है, जो सबसे छोटी संख्या दे रखी है, या तो इसके बराबर आंसर आ सकता है एचसीएफ का मान, या फिर इससे या छोटी संख्या के बराबर आंसर आएगा, या छोटी संख्या से क्या आएगा, छोटा आएगा, या क्या आएगा, छोटी संख्या से क्या आएगा, छोटा आएगा। इसका मतलब देखो देखिए आप एक और उदाहरण लो, जैसे है 8 और 24 है, इसका आप एचसीएफ निकालो, क्या निकालो आप, एचसीएफ निकालो। तो आप एचसीएफ निकालने के लिए आपको आर की आबादी गुणनफल निकालने पड़ेंगे, तो इसके भी निकालने पड़ेंगे।
और 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 की पावर 3 गुणा 3। हाँ, एचसीएफ क्या होता है, जिस इसके अंदर कॉमन हो, इसके अंदर क्या हो, कॉमन हो। क्या आ रहा है कॉमन, 2 ही तो आ रहा है। सबसे छोटी घात दोनों बराबर है, कितनी आई, 3। तो इसका एचसीएफ कितना है, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8। तो आपने देखा है 8 और 24 का एचसीएफ कितना है, 8 और 24 का एचसीएफ कितना है, 8 है। कितना है, 8 है, 8 है। ठीक है। अब देखो, देखिए मैंने अभी भी लिखा है एचसीएफ का मान हमेशा जो आपको संख्या दे रखी है, जो संख्या दे रखी है, देखो कौन सी संख्या दे रखी है, 8 और 24, या तो इसके छोटी संख्या, इसमें से देखना है कौन सी संख्या, छोटी संख्या, या तो इसमें छोटी संख्या के बराबर हो सकता है, इस छोटी संख्या के बराबर हो सकता है, या फिर इसमें से देखो, देखिए जो छोटी संख्या है, संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या है ये है, या तो इनके बराबर आंसर आएगा इस का, या फिर इनसे क्या आएगा, छोटा आएगा। देखो देखिए, छोटा आ रहा है 16 से, 48 से भी क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो एचसीएफ का मान हमेशा, किसी भी संख्या का आप एचसीएफ निकालो, किसी भी संख्या, जैसे मान लेते हैं, अरे कौन सी भी संख्या हो, अब संख्याओं का आप एचसीएफ निकालोगे तो आपको देखना उसमें से जो सबसे छोटी संख्या है, या तो जो एचसीएफ का आंसर आएगा हमारा, या तो उससे छोटी संख्या के या तो बराबर आएगा, या फिर उससे छोटा आएगा। ठीक है, कभी भी छोटी संख्या से बड़ा नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, और आगे बात समझ में, देख सकते हो यहाँ पे 8 और 24 का एचसीएफ कितना है, 8 है, मतलब छोटी संख्या के बराबर आ गया, या फिर छोटी संख्या से क्या आ सकता है, छोटा आ सकता है, कभी भी छोटी संख्या से बड़ा नहीं आएगा। आगे बात समझ में, ठीक है, आगे देखो, देखिए एलसीएम, हाँ, लिस्ट को मन लघुत्तम समापन। ठीक है बेटा। हाँ हाँ, अब देखो, देखिए इसमें क्या है, ये भी देखो नाम छोटा है, लिस्ट का मतलब हो गया छोटा, लघुत्तम। हाँ देखो, देखिए इसमें क्या, ये क्या बोल रहा है, संख्याओं में संबंधित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है उसकी सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात का गुणनफल। एचसीएफ में क्या ले रहे थे हम, सबसे छोटी घात ले रहे थे, और यहाँ पे क्या लेंगे हम, सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे हम, सबसे बड़ी घात का क्या होगा, गुणनफल ही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। देखो देखिए, जैसे जैसे मैं कोई संख्या देख रहा हूँ आपके, हाँ आप तो ये देख लो, 24 और 30, मैंने बोल दिया इनका क्या निकालो आप, एलसीएम निकालो, क्या निकालो आप, आपको क्या निकालना है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इसका क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 2 की पावर 3। हाँ, 30 का निकालो आप। तो आपने 30 का अभाज्य गुणनखंड निकाला है, तो कितना आया, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखो, देखिए मैंने बोला एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ी घात देखनी है आपको, सबसे बड़ी घात देखनी है। पहले एक बार बताओ, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 0, नहीं है ना दिक्कत, क्योंकि 5 की पावर 0 का मतलब क्या, एक, इसी के मल्टीप्लाई में एक लिखो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, देखिए कौन सी संख्या इसमें, 2 है, 3 है, और कितनी है, 5 है। अब मैंने बोला एलसीएम में क्या होगा, आपको सबसे बड़ी घात देखनी है। अब देखो इनमें से सबसे बड़ी घात कौन सी है, यहाँ पे 2 की पावर कुछ नहीं, तो एक पे भी एक है, और यहाँ पे भी एक है। तो इसमें देखो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की पावर 3, कितनी आई, 2 की पावर 3। तो इसमें देखो आप सबसे बड़ी घात कौन सी है, बराबर है दोनों। इसमें देखो सबसे बड़ी बात कौन सी है, एक है ना, और 2 की पावर 3 का मतलब 8, तीन होता है, 3 गुणा 5, 8 पंजो 40, 40 को 3 से करोगे तो कितना आ गया, 100। 3 का एचसीएफ कितना आएगा, 120। एलसीएम एलसीएम कितना आएगा इसका, 120। ठीक है। तो आपको क्या देखना है, एचसीएफ में तो आपको सबसे छोटी घात देखनी है, और एलसीएम में आपको सबसे छोटी घात देखनी है, और एलसीएम में क्या देखना है, तो सबसे बड़ी घात का गुणनफल, अभाज्य गुणनफल की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है बेटा, एक मिनट रुकना।